भारत आजाद हुआ। मैं बार बार कहता हूं इस शब्द को कि यह आजादी मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि इसका भारत के किसी डॉक्यूमेंट में जिक्र ही नहीं है कि भारत आजाद हुआ। लेकिन हमने दिल्ली से में जितने भी अंग्रेजों के मूर्तियां लगी हुई थी जगह जगह पे, उन तमाम मूर्तियों को इकट्ठा करके ओल्ड दिल्ली में एक जगह है जहां सब रखे हुए हैं। ये जॉर्ज फिफ्थ हैं, ये फोर्थ हैं, ये थर्ड है, सबकी मूर्तियां रखी हुई। तो फिर दिल्ली के अंदर अंग्रेज ज्यादा बड़े विलियन थे या अंग्रेजों से पहले जो मुगल यहां आए थे? आपने 57 सड़कें दिल्ली में ऐसी हैं जो औरंगजेब से शुरू होती हैं, शाहजहां तक जाती हैं, फिर सैफुद्दीन चली जाती हैं, फिर सफदर की तरफ चली जाती हैं, फिर अकबर रोड आता है, फिर शाहजहां आता है। आप पूरे दिल्ली में लगेगा कि आप दिल्ली में नहीं हैं बल्कि मुगल गार्डन में हैं। ये इतिहास की चीजें करेक्ट होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? तो किसने नहीं की और किसने नहीं होने दी और किसकी देखरेख में इनको बना के रखा गया? ये कैसे मुमकिन है कि आप अपने बच्चे को यह कहें कि बेटा दिल्ली जाना, अकबर रोड पे चाचा रहते हैं, तो वो आपसे कभी ये पूछे ही नहीं कि ये अकबर कौन था भाई, ये औरंगजेब कौन था। और जब आपसे पूछे तो इतिहास में उनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है आप वही पढ़ाइए। तो आपका कंट्राडिक्शन ये है कि जो लोग भारत में कन्वर्ट हो गए, जो तलवार के जोर पे कन्वर्ट हो गए, जो 2 रुपए किलो चावल के तौर पे कन्वर्ट हो गए, जिन्होंने जजिया देने से अपने मने करने के लिए उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया, ताज्जुब यह है कि वो तमाम सारे लोग जो वहां से आए थे उनमें से किसी का कोई वंशज यहां नहीं छूटा। लेकिन ये इस देश की क्लासिक एग्जाम्पल है कि जिन लोगों ने इस देश की सभ्यता को मिटाया वो रूल करने आते, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया गुलाम होती रही है। बख्तियार खिलजी हिंदुस्तान आया, उसको अगर वो ताकत के साथ आया था, यहां के लोगों को हरा दिया था, उसको रूल करना चाहिए था। लेकिन बख्तियार खिलजी का नालंदा की लाइब्रेरी से क्या दुश्मनी थी जिसमें 3 महीने तक आग जलती रही, वो पूरी लाइब्रेरी जला दी उसने। इस देश में जो भी सिंबल थे आपके, उन सिंबलों को डिमोलिश किया और वो तो चले गए, बाबर साहब पे लौट गए, बाबर में बैठे हुए हैं, लेकिन यहां के लोगों को चाबी दे गए और एक खास मजहब के लोगों को दे गए कि ये चाबी आपके पास है, अब आप इसके लिए लड़ाई लड़ें। तो आप एक एक सड़क, एक एक चौराहे के लिए आपको 70-70 साल लग रहे हैं कि आप अपनी उस ग्लोरी को वापस ले आएं और ये जो पूरा 1000 साल का कालखंड था इसको कैसे हटाएं। अगर उनके बारे में बताना है तो फिर उनके बारे में भी बताओ जो 5000 साल पुराना इतिहास है हमारा, फिर उसके बारे में भी बताओ। ये मत बताओ कि 1947 में भारत आजाद हो गया था, उससे पहले भारत नहीं था। कुछ लोगों की अगर हम मान लें तो ऐसा लगता है कि 1947 में ही कुंभ शुरू हुआ था। ये नदी गंगा जैसे पूछते हैं, ये भी 47 में निकली थी। कुछ लोग इस तरीके का इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा इस देश की मान्यताएं, परंपराएं, मूल आदर्श जो भी थे उनको बड़े सिस्टमेटिकली समाप्त किया गया है। और आपका पूरा जो माजी है, जो इतिहास है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि हम किसको अपना हीरो माने, अकबर को माने या महाराणा प्रताप को माने। हम गौरी के बारे में बात करें, गजनवी के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? एक तर्क है उन्होंने लूटा, ये किया, ये किया, ये किया। एक तर्क उनको ग्लोरीफाई करने का है। तो जब आज किसी शहीद के नाम पे सड़क का नाम रखा जाता है तो मुझे लगता है कितना बड़ा मजाक है कि जो लोगों ने इस मुल्क के लिए जान दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, अपना कर्तव्य करते हुए दे रहे हैं, उनके नाम से भी सड़क है, औरंगजेब के नाम से भी सड़क है। दोनों में कैसे एक भावना हो सकती है? जब तक मेरे दिमाग से उस पूरे दौर का लूट, प्लंडर, रेप जिन्होंने खुलेआम किया, जब तक वो इरेज नहीं होगा
मुझे अपने इतिहास पे गर्व कैसे होगा? मैं कैसे इस बात को कहूं कि मेरे पूर्वज ये थे, मेरे पूर्वजों ने ये किया, लेकिन वो नहीं है। इसलिए आप गलती से एक नाम बदलते हैं तो इस देश में मौलाना अबुल कलाम आजाद के माध्यम से जिन लोगों को इस देश का इतिहास लिखने, इस देश की शिक्षा पद्धति को बनाने का जिम्मा दिया गया, उन लोगों ने वही बातें लिखी हैं। अब आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे, उसमें एक मोहतरमा है जो अपना बायोडाटा जेएनयू को नहीं दे रही आजकल। वो खुद कहती हैं कि मैं बहुत सारी बातें जानने के लिए इंग्लैंड गई थी भारत के बारे में। हमारा कंट्राडिक्शन जो है वो कोई और दूर नहीं करेगा, ये इस दौर में जो कम्युनिकेशन का फ्लो है ये दूर कर देगा। इसलिए आप जीडी बख्शी को भी सुनती हैं, आरएसएन को भी सुनते हैं, सुशील पंडित को भी सुनते हैं, गौरव आर्या को भी सुनते हैं। ये लोग किसी एजेंडे के तहत कोई काम नहीं कर रहे, इनका सत्ता और व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता अपना काम करे, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि क्या वजह है कि इनकी लोग ज्यादा सुन रहे हैं आजकल, क्योंकि आज जो लोग सुन रहे हैं वो वेरीफाई करते हैं। पंडित जी ने क्या कहा, जीडी बख्शी ने क्या कहा, आरएसएस ने क्या कहा, और जब उनको लगता है कि जो ये बात कह रहे हैं वो तो गूगल पे मौजूद है, और गूगल तो आरएसएस ने बनाया नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि ये किताब है, आप सबके दौर में आई होगी, इंडिया विंस फ्रीडम। ये देश के पहले शिक्षा मंत्री ने लिखी है। इसकी सच्चाई पता है आपको? इसकी सच्चाई यह है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यह किताब लिखी, और लिखने के बाद उस वक्त का राजनीतिक स्वार्थ और पॉलिटिकल कंपल्शन क्या था कि जिस आदमी को कांग्रेस ने सेकुलरिज्म का एपिटोम बना करके घुमाया, जिसके बारे में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा मौलाना आजाद इज ए शो बॉय ऑफ कांग्रेस पार्टी, उस आदमी को शिक्षा मंत्री बनाया, जबकि उनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने जब यह किताब लिखी तो किताब लिखने के बाद जो सच्चाई थी किताब में, उस 30 पन्नों को लिखा और किताब पब्लिश हो गई, और उसके बाद यह कहा कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तब ये 30 पन्ने छाप देना। जो शिक्षा मंत्री अपने रहते हुए, अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते, अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए अगर कुछ उसके मन में था भी तो उसने लिखा तो, लेकिन यह कहा मेरे मरने के 30 साल बाद छापना, ताकि मेरी हड्डियां न मिले, कहीं कांग्रेसी खोद के मार डालेंगे मुझे। 1988 में वो 30 पन्ने जोड़ करके ये किताब दोबारा से आ गई है। तब पता चलेगा कि देश के महान सेकुलर, एपिटोम ऑफ द सेकुलरिज्म, वो नेहरू जी के बारे में क्या कहते थे। और कुल मिलाकर के इसका निष्कर्ष इतना ही है कि उन्होंने कहा कि जिन्ना वॉज राइट एंड नेहरू वॉज रॉन्ग। लेकिन ये अपने सामने कहते तो कुर्सी से उतर जाते हैं। अब इस किताब को भी लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसके 30 पन्ने पढ़ लीजिए। ये किताब मार्केट में ओरिएंटल पब्लिकेशन वालों की है, लेकिन अब अवेलेबल है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी किताबें मेरे पास जरूर मिल जाती हैं आपको। इसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट रहे हैं खलीकुज़्ज़मान, जो मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे, उन्होंने भी किताब लिखी। वो किताब अब भारत में मिलती नहीं है, पाकिस्तान में मिली थी मुझे। उस किताब का नाम था पाथवे टू पाकिस्तान। उस किताब में पूरा चैप्टर दिया हुआ है, और उसका क्रक्स इतना ही है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न होता तो हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान हमें कभी ना मिल पाता। जो मुस्लिम लीग का गढ़ था, जो टू नेशन थ्योरी का जनक था, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज आपसे, जो भारत के पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है, जिसको यूजीसी पैसा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट से चलता है, उस पर डिबेट हो रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। भारत के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यह किसी भी तरह से
माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। केंद्र सरकार ने कई बार कोशिश की कि इसको अपील करने के लिए ऐसा कर दिया जाए, लेकिन मुझे खुशी है कि थोड़ा थोड़ा मिजाज बदला है, क्योंकि आप नहीं रहे जो 2014 से पहले थे। आप बदले और आपने अपनी बात कही तो सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया है कि यह किसी कीमत पे माइनॉरिटी स्टेटस इसको नहीं दिया जा सकता। लेकिन ताज्जुब यह है कि जयराम रमेश की लेटेस्ट किताब आई है, पीएन हक्सर एंड इंदिरा गांधी। उसके पेज नंबर 252 के ऊपर इंदिरा गांधी 71 में इसको माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन का दर्जा देना चाहती थी। पीएन हक्सर उस जमाने के वन ऑफ द पावरफुल, बहुत ही इंटेलिजेंट टॉप ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, और इंदिरा गांधी और पीएन हक्सर के बीच का जो रिश्ता था कि पीएन हक्सर उनको इंदू कहकर बुलाते थे। इंदिरा गांधी ने जब 71 में यह कहा कि हक्सर साहब मैं इसको माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन देना चाहती हूं, स्टेटस देना चाहती हूं, पीएन हक्सर ने अपनी जो किताब जयराम रमेश की है उसमें पेज नंबर 252 पे 2 पन्ने लिखे हैं, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से बताया है कि मैडम आप इसको नहीं दे सकती। इंदिरा गांधी ने उसके बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज उनके वारिस अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हम इसे माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन का दर्जा देंगे। हमारे यहां चीजों को अपील करने का, पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए कुछ भी कर दो, यानी दलित फिर उसमें एक महादलित भी ढूंढ लो वोट के लिए, ओबीसी उसमें भी एक और ढूंढ लो, मतलब अब कोई चीज बची नहीं है कि आप जो भी आता है वो इस सनातन संस्कृति के मानने वालों को बांटता है, लेकिन जो 72 फिरकों में इस्लाम के लोग हैं उन्हें कोई नहीं बांट पाता है, कि उनको बांटने में डर लगता है। उनसे कोई नहीं कहता है कि अहले हदीस वाले अलग हैं, अहमदिया अलग हैं, शिया अलग हैं, उनसे कोई नहीं कह पाता है। लेकिन आप 70 साल में इतने बढ़ चुके हैं कि बड़ी मुश्किल से 2014 में एक हुए हैं। और मैं इसको किसी सरकार के बनने या नहीं बनने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार पहले भी बनती थी, आज भी बनी है, लेकिन आपने कम से कम, सरकार में कौन आ गया यह भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन आपने पहली बार अपने राष्ट्र को वोट दिया है। पहले आप इस पार्टी और उस पार्टी को वोट देते थे, लिहाजा जब आपने अपना मकसद छोटे से बड़ा कर दिया तो अब देश में बड़े काम भी हो रहे हैं। जो कहा जा सकता था कि असंभव है, हम तो 15 साल से उससे लड़ रहे थे, इतनी बारीकियां बताई जा रही थी, इतने खौफ खड़े किए जा रहे थे, लगता था पता नहीं देश में जाने क्या होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपके अंदर विल होती है और समाज का दबाव होता है और सत्ता पे बैठने वालों को यह पता होता है कि किसके वोट से वो जीत के आए हैं, तो फिर 70 दिन में 370 भी समाप्त हो जाती है। ये एक घटना मात्र नहीं है। इसको अगर लोग समझते हैं कि 2 धाराएं हटा दी, कोई बड़ा काम नहीं किया, मैं मानता हूं कि जिस संस्कृति के आप लोग हैं उसमें बहुत बड़े काम होने चाहिए थे, लेकिन जिन हालातों में आप फंसे हुए हैं, जो व्यवस्था के अंदर जिनकी जड़ें कई किलोमीटर तक अंदर हैं, वो इतनी आसानी से सत्ता से हटने के बाद आपको रहने नहीं देंगे। इसलिए इस देश में छुप के एक घटना, 130 करोड़ का मुल्क है, पता नहीं कितने लोग कहां कहां किस किस तरीके से मर जाते होंगे। कोई आइडियल स्थिति नहीं है इस देश की, लेकिन एक घटना में कुछ भीड़ कुछ मार देती है। लेकिन आप लगातार देखें, अगर उसको बहुत ब्लंटली कहा जाए, हर मरने वाले मुसलमान की खबर यूएनओ तक पहुंच जाती है, और मरने वाले हिंदू जिसको मुसलमान मारते हैं वो खबर दिल्ली नहीं आ पाती है। एक आदमी के मरने से इस देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है मॉब लिंचिंग हो रही है, लेकिन 3,500 सिखों को मॉब ने मारा, लेकिन यह मॉब लिंचिंग नहीं थी। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा, लेकिन यह मॉब लिंचिंग नहीं थी। इसलिए मैंने कहा कि आपकी सत्ता और व्यवस्था के अलावा जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन तमाम में डर बैठा हुआ है।